आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की 2018 की सूची में किसका स्थान पहला स्थान था। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2018 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी गई, जिसमें 75 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जी जिनपिंग ने पहला स्थान हासिल किया। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि चीन के इस नेता आज भी वर्ष 2024 में भी पहले स्थान पे है। जब हम बात करें दूसरे स्थान पे, तो इस सूची में दूसरे स्थान पे रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। इसी सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 8वां स्थान बरकरार रखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन सा फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो साथियों फीफा विश्व कप 2026 में जो होगा यह इसका 23वां संस्करण है। कौन सा 23वां संस्करण है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ यह साथियों 2026 में 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मेजबानी करने वाले जो देश हैं वो है यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा। ये तीनों देश मिलकर फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। जब हम आज की बात करें तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों इन्होंने ए के गोयल या आदर्श कुमार गोयल के स्थान पर अपना पद ग्रहण किया है। तो ये भी आपको बता देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड ग्रंथि है, जिसका आकार तितली के आकार का होता है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जिसका आकार तितली के आकार का है और यह थायरोक्सिन हार्मोन भी स्रावण करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, लोहे के सबसे शुद्धतम रूप को किस नाम से जाना जाता है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है साथियों। रोट लोहा, जिसे गड़ा लोहा भी कहा जाता है। कौन सा गड़ा लोहा भी कहा जाता है। साथियों यह इसका शुद्धतम रूप कैसे है, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है 0.12 से 0.25% इसमें पाई जाती है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप गड़ा लोहा या रोट लोहा होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या एक बाइनरी संख्या है। साथियों बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है 2 होता है। 2 कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1। तो साथियों वे संख्याएं जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है बाइनरी संख्या कहलाती है। तो यहाँ पूछा है बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है, तो ए हमारा ऑप्शन है जिसमें 2 का उपयोग किया गया, तो वे बाइनरी संख्या नहीं है। बाकी 101, 110, 001 और 010 सभी क्या है बाइनरी संख्या है। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड को खोलने के लिए रन विंडो में क्या टाइप किया जाना चाहिए। तो साथियों क्या टाइप करना चाहिए, winword.x।
यह साथियों मैं आपको बता देता हूँ MS वर्ड खोलने के लिए क्या चीज़ का जो की का उपयोग किया जाता है, वो की क्या है, विंडो प्लस में R का उपयोग करके इसे खोला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या डिस्क को टैक्स और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, फॉर्मेटिंग। डिस्क को, हार्ड डिस्क को टैक्स और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस या देखने करने के लिए निम्न माउस तकनीकों में किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों माउस जो है उसके आगे की तरफ दो हिस्से होते हैं, एक राइट क्लिक और दूसरा लेफ्ट क्लिक। तो माउस का उपयोग लेफ्ट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जिसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो एक वैज्ञानिक थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे CV रमन कहा जाता है, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी, रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो 28 फरवरी 1987 को हमारा पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा 1986 से की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर या CV रमन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके चलते सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1986 में पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न बैंकों में से किसे ग्रामीण ग्राहकों के लिए मेरा आई मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो साथियों आजकल सभी जो बैंक है उनका एक मोबाइल ऐप बन गया है, परंतु मेरा आई मोबाइल बैंकिंग ऐप ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, GDR का विस्तार रूप क्या है। तो साथियों GDR का विस्तार रूप क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या रसीद जिसे कहा जाता है। तो डी हमारा सही आंसर है। यह एक बैंक के द्वारा में या बैंक में उपयोग होने वाली रसीद है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न बैंकों में से पहला बैंक कौन सा था जिसे ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा था, कैनरा बैंक था। कौन सा बैंक, कैनरा बैंक, जिसे सन 1996 के अंदर ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, कितनी तिरछी पतली रेखाएं 200 रुपए के नोट पर उपस्थित होती है। तो साथियों आजकल जो नए नोट जारी हुए थे, नए नोटों में पहले प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं भी, एक तरफ जो हिस्से होते हैं 1 2 3, तो 10 रुपए के नोट पे, 20 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट पे कितनी रेखाएं खींची जाती है। तो साथियों 200 रुपए के नोट पे 4 रेखाओं का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। साथियों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, उर्जित R पटेल थे, परंतु अब कौन थे, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। मैं आपको बता देता हूं इन्होंने उर्जित R पटेल के जगह अपना स्थान ग्रहण किया है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि RBI की स्थापना कब हुई। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। पहले यह बैंक कहाँ था,
कोलकाता, परंतु सन 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर कौन सा बना दिया गया था? मुंबई इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है विश्व भोजन दिवस। विश्व भोजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व भोजन या विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों सरसों, चने, मक्के या जो तेल वाले बीज है उसको उत्पादन करने से संबंधित कौन सा है? पीत क्रांति है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई? तो 1936 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है मछली के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इक्थियोलॉजी के नाम से मछली के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, इक्थियोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है एसएलआर का विस्तार रूप क्या है? तो एसएलआर का विस्तार रूप है साथियों स्टैच्यूरी लिक्विडी रेशियो, जिसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडी रेशियो। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? झुंझुनू में। जिसे कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2018 के अंदर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों राजस्थान के निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में से किसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान में अलवर जिले का जो क्षेत्र है नीमराणा, उसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यह औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें नीमराणा को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो साथियों तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। पहले युद्ध में कौन विजय हुआ? तो पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी अपना पहला हार का बदला लेने 1192 के अंदर तराइन में दोबारा इसके बीच में लड़ाई हुई थी। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में 92 में हुआ था। दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की हार हुई, परंतु दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला हमारा प्रश्न है मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ जिला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। इस किले को मेहरानगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य का किला। किस नाम से? सूर्य का किला के नाम से जाना जाता है। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कौन सा है साथियों कि सरदार समंद झील किस जिले में स्थित है? तो साथियों सरदार समंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर और पाली के बीच स्थित है। साथियों जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर पाली की तरफ स्थित है। तो साथियों जहाँ पे आपको पाली ऑप्शन मिलेगा वहाँ पाली करना है, और जहाँ पे पाली ऑप्शन नहीं देकर जोधपुर देकर मिलेगा तो वहाँ जोधपुर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि सरदार समंद झील पाली में स्थित है, परंतु यह जोधपुर और पाली के दोनों के जो सीमा है सीमावर्ती जगह पे फैली हुई है, बनी हुई है। तो साथियों हमारे इस सीरीज के 25% बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे समाप्त हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।